हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम सभी यहाँ पर BHUBLB 2021 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बाकी लोग चैनल को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के पास भी, जो लोग BHUBLB की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से अपने क्वेश्चंस को। इस वीडियो में हम जनरल स्टडीज, जीएस, करंट अफेयर, लीगल एप्टीट्यूड, लीगल रीजनिंग के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ की टोटल 70 क्वेश्चन को हम इसमें कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा है, द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज स्टार्टेड इट्स फंक्शनिंग इन द ईयर 1993 बट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस वॉज गिवन इन द ईयर। ऑप्शंस आर 1998, 2003, 2014, 2017। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2003। दूसरा अगला क्वेश्चन देखेंगे, द बुक इंडियन स्टोरी फोकसेज ऑन इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तीसरा है कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, चौथा फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया। तो ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन था। इसका आंसर होगा इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तीसरा क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, द बुक इंटाइटल्ड इंडियन स्टोरी हैज़ बीन ऑथर्ड बाई। तो इंडियन स्टोरी को किसने लिखा था, तो आपको हिंट दे रहे हैं। हालांकि सभी तो RBI के पूर्व गवर्नर के ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, शक्तिकांत दास, बिमल जालान, अमृत सेन, रघुराम राजन। तो बिमल जालान ने इसे लिखा था। करंट अफेयर का क्वेश्चन ये भी है। तो इस बार अप्रॉक्स 12 क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछे गए थे 2021 में। तो करंट अफेयर को अपना करंट अफेयर जरूर पढ़ें, इसको बढ़ाया जा सकता है क्वेश्चन को। टेलीग्राम में हम आपको लिंक देंगे करंट अफेयर चैनल का, उसको आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। डेली करंट अफेयर वहाँ पर आपको मिलेगा। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, बिमल जालान, पूर्व गवर्नर RBI के। तो ये हमारा डेली करंट अफेयर का टेलीग्राम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, द नेहरू बोट रेस ट्रॉफी इज हेल्ड इन अ लेक कॉल्ड पुन्नमदा, दिस लेक इज इन द स्टेट ऑफ। तो यह लेक किस स्टेट में है इसको बताना है। तो ये लेक केरल में है। ऑप्शन थर्ड हमारा सही होगा। ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन था। वॉशिंग सोडा इज, वॉशिंग सोडा का यहाँ पर सूत्र पूछा था। ये जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का। तो सभी लोग यानी CO3 लगा के चले जाते हैं, लेकिन वो सोडियम कार्बोनेट और वॉशिंग सोडा में अंतर है। वॉशिंग सोडा की बात करेंगे तो इसमें इसका फार्मूला होता है Na2CO3.10H2O। ऑप्शन सेकंड हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, ए सोल्यूशन टर्न्स लिटमस पेपर ब्लू, pH ऑफ दैट सोल्यूशन शुड बी। एक सोल्यूशन जो है वो लिटमस पेपर को नीले में बदल देता है, तो उसका pH कितना होगा। तो अगर नीले में बदल रहा है यानी कि वो क्या होगा, बेस होगा, और बेस का pH जो है वो 7 से अधिक होता है। तो इसमें ऑप्शन 7 कौन अधिक है, ऑप्शन नंबर 4 10 है, तो यानी कि हमारा 10 आंसर होगा। द वॉल्यूम ऑफ अ 50 ग्राम ऑब्जेक्ट इज 20 सेंटीमीटर क्यूब। इट इज़ पुट इन वेसल कंटेनिंग वाटर ऑफ डेंसिटी 1 ग्राम सेमी इनवर्स क्यूब, द ऑब्जेक्ट विल बी। ये भी जनरल साइंस का क्वेश्चन था, फिजिक्स से रिलेटेड। तो किसी चीज़ का डेंसिटी अगर कम है किसी दूसरे से, तो वो जो है उस पर, जैसे पानी, किसी वस्तु का डेंसिटी पानी से कम है तो वो वस्तु पानी में तैरेगी, और अगर उसका डेंसिटी जो है पानी से अधिक है तो वो पानी में डूब जाएगी। तो ये जो ऑब्जेक्ट दिएगा इसकी पहले हम डेंसिटी निकाल लेंगे। तो डेंसिटी का फार्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो 2.5 ग्राम प्रति सेमी क्यूब आएगा, जो कि वाटर के डेंसिटी से अधिक है, इसलिए ये पानी में आराम से डूब जाएगा। इसलिए हमारा ऑप्शन थर्ड सही, इसमें सिंक कम्प्लीटली इन वाटर। 8वां क्वेश्चन है, ए डॉक्टर हैज़ प्रिस्क्राइब्ड अ करेक्टिव लेंस ऑफ पावर प्लस 1.5 डायप्टर, द प्रिस्क्राइब्ड लेंस इज। देखिए, अगर पावर प्लस में दिया गया है तो आप जान लीजिए कि वहाँ पर हम कॉन्वेक्स लेंस का उपयोग करेंगे। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, जो लाइट रेज को कन्वर्ज करता है। जैसे कि हम आपको इमेज में दिखा रहे हैं कि ये ऊपर कॉन्वेक्स लेंस है, नीचे कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो लाइट को कन्वर्ज करता है, एक जगह पर फोकस करता है, और
जो कॉनकेव लेंस होता है उसको फैलाता है, लाइट को डाइवर्ज करता है। तो प्लस में है पावर, यानी कि हमारा सही आंसर कॉन्वेक्स लेंस होगा। कॉन्वेक्स लेंस को क्या कहते हैं? कन्वर्ज लेंस। तो कन्वर्जिंग लेंस कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 2 में है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट डीएनए। डीएनए के बारे में क्या? डीएनए के बारे में सभी यही जानते हैं, डीएनए जो है क्रोमोसोम में पाया जाता है और ये हमारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाता है। तो ऑप्शंस को देखेंगे, ए है इट इज़ मेजर कंपोनेंट ऑफ क्रोमोसोम, तो ये सही है ए। बी है इट परफॉर्म्स वाटर ट्रांसपोर्ट, तो ये गलत है, वाटर का ट्रांसपोर्ट नहीं करता। इट कैरीज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ये सही है। ए और सी सही है। देखिए दो दो का सेट दिया गया, इसमें हम देख लेंगे ऑप्शंस में, तो हमारा ऑप्शन सेकंड सही है, ए एंड सी ओनली, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट किंगडम प्रोटिस्टा किंगडम के बारे में आप सभी यही जानते होंगे कि ये इसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं, जिन्हें हम, इसका ऑप्शन सेकंड होगा ए एंड डी, दे आर यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक। यूनिसेलुलर को ही तो यूकैरियोटिक कहते हैं और मल्टीसेलुलर को क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक। तो ये यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, द रोल ऑफ एब्सिसिक एसिड इन अ प्लांट इज। तो एब्सिसिक एसिड का कई रोल है, लेकिन जो उसमें से मेन रोल है वो स्टोमाटा के नियंत्रण करता है और साथ में पौधे के ग्रोथ पर नियंत्रण करता है। तो ऑप्शन 1 में है ग्रोथ इनहिबिशन, यानी कि पौधों के ग्रोथ पर नियंत्रण करना। तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। डॉल्फिन, सील्स एंड सी काउज आर। डॉल्फिन हुआ, सील हुआ और सी काउज हुआ, ये सभी जो हैं वो किसके उदाहरण हैं? मैमल्स के उदाहरण हैं। ये सभी मैमल्स के कैटेगरी में आते हैं। RT-PCR स्टैंड फॉर, ये देखिए हाल ही में न्यूज़ में था कोविड, और कोविड के टेस्ट के लिए कौन सा टेस्ट यूज किया जा रहा था? तो उसके टेस्ट के लिए जो है RT-PCR का उपयोग किया जा रहा था इस टेस्ट का। इसका फुल फॉर्म पूछ लिया था इस बार, तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ऑप्शन थर्ड हमारा सही है। द बुक ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज वाज रिटन बाय, ये भी जनरल साइंस का क्वेश्चन है, ये बायो से रिलेटेड है और सभी जानते हैं ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज को कौन लिखा था? चार्ल्स डार्विन। तो ऑप्शन थर्ड इसमें सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम इज आर करेक्ट? ऑप्शन फर्स्ट, प्रेग्नेंट वोमेन आर इंटाइटल्ड टू फ्री ड्रग्स एंड कंज्यूमेबल्स। Second, pregnant women are to be provided free transport from home to institution. Third, pregnant women are to be provided with cash assistance. Fourth, only pregnant women are entitled to free drugs and consumables, and pregnant women are to be provided free transport from home to institution. ऑप्शन 4 इसमें सही है कि उन्हें फ्री में दवाइयाँ भी दी जाती हैं और साथ में उनको घर से हॉस्पिटल तक पहुंचने के लिए मुफ्त में संसाधन। क्वेश्चन नंबर 16, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज अ कंपोजिट इंडिकेटर ऑफ। जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आता है, मानव विकास सूचकांक, वो किन किन इंडिकेटर्स पर निर्भर करता है? तो वो इनकम, हेल्थ और एजुकेशन को के ऊपर बनाया जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, विच वन इज़ द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इम्प्लीमेंट GST। तो पहला कौन सा देश है विश्व में जिसने सर्वप्रथम GST को लागू किया था? वो देश है फ्रांस। तो अन्य फैक्ट देखेंगे यहाँ पर कि भारत में पहला राज्य कौन सा था जिसने GST को इम्प्लीमेंट किया था? इसका आंसर आप सभी बताएंगे कमेंट बॉक्स में। और भारत की GST किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो ये कनाडियन मॉडल पर आधारित है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ ओलिगोपोली। ये क्वेश्चन 18 था और इसको ड्रॉप कर दिया गया था। और इस तरीके से करीब 8 क्वेश्चन जो है 2021 क्वेश्चन पेपर में ड्रॉप किए गए थे। काफ़ी ज़्यादा संख्या थी, 8 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, हु वाज द वायसराय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905। तो भारत में जब बंगाल का विभाजन हो रहा था 1905 में, उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन।
who presided over the Lahore session of Congress 1929 in which the demand for पूर्ण स्वराज was raised। तो इस सेशन को जवाहरलाल नेहरू ने डिसाइड किया था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन सेकंड होगा, जवाहरलाल नेहरू। Which of the following leaders died due to the injuries sustained during a protest demonstration against Simon Commission? साइमन कमीशन भारत आया था, तो उसके विरोध में जब लाठी चार्ज किया था, मतलब विरोध में लोग उतरे थे, तो पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया था ब्रिटिश ने, जिसमें कि कौन सा नेता मारा गया था? तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा थर्ड, लाला लाजपत राय, जिनको लाठी लगने से मौत हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 22, विथ विच कंट्री डिड इंडिया साइन द पंचशील एग्रीमेंट इन 1954? 1954 में जो हमारे उस समय के करंट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने चाइना के साथ पंचशील एग्रीमेंट पर साइन किया था। कालाहारी डिजर्ट इज लोकेटेड इन, यह भी जियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है, जीएस का। और कालाहारी डिजर्ट जो है साउथ अफ्रीका में के साइड में लोकेटेड है। और ऑप्शन देखेंगे उसमें फर्स्ट है सेंट्रल यूएसए, सेकंड ऑस्ट्रेलिया, थर्ड नॉर्थ एशिया, फोर्थ साउथ ऑफ सहारा। तो सहारा भी अफ्रीका में, ये नॉर्थ अफ्रीका में है, तो इसमें ऑप्शन दिया है साउथ ऑफ सहारा, यानी कि सहारा के दक्षिण में, तो ये सही ऑप्शन होगा फोर्थ, सहारा के दक्षिण में है। व्हाट्स लॉन्गेस्ट रिवर इज, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही ऑप्शन नील होगा। अगर पूछा जाए कि अफवाह क्षेत्र के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो उसका आंसर होगा अमेजन। और ब्रह्मपुत्र जो है वो एशिया की सबसे बड़ी नदी है। तो ऑप्शन थर्ड हमारा सही होगा। द बिजिएस्ट सी रूट ऑफ द वर्ल्ड इज, विश्व का जो सबसे बिजी सी रूट है वो कौन सा है? तो वो हमारा नॉर्थ अटलांटिक सी रूट है। मैप में देख लेंगे वो कहाँ पर है। ये हमारा नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये साउथ अमेरिका हो गया, इधर अफ्रीका हो गया, इधर यूरोप हो गया, तो इन चारों के बीच में स्थित है नॉर्थ अटलांटिक सी रूट। अगला क्वेश्चन, द आइलैंड स्टेट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज, ऑस्ट्रेलिया को जो आइलैंड स्टेट है क्या है? वो तस्मानिया है। इसमें से ऑप्शन में से तस्मानिया, ऑप्शन थर्ड हमारा सही है। मैप में देखेंगे कहाँ पर है तस्मानिया, तो ये हमारा ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो इसके नीचे यहाँ पर है तस्मानिया। नेम द फोर वेदास क्रोनोलॉजिकली, तो चारों वेदास का क्रम बताना है कि सबसे पहले कौन हुआ, फिर सारा रचा गया था, उसके बाद कौन सा। तो इसका क्रम जो हम देखेंगे CBAD, पहले ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद, फिर अथर्ववेद, इस क्रम में है। देख लेंगे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर 28, द चाइनीज ट्रेवलर्स हु केम टू इंडिया इन एंशियंट पीरियड फ्रॉम अर्लियर टू लेटर, तो इस ऑप्शन में से देना है। तो ऑप्शन में देखेंगे 3-3 का क्रम दिया गया है। ए है इत्सिंग, बी है हैंसांग, सी है फायान, डी ह्यूली। तो इत्सिंग, हैंसांग, फायान तो चीनी यात्री थे, तो इनमें से देखेंगे सबसे पहले कौन आया था? फायान आया था। किसके शासनकाल में आया था इसको आप बताएंगे। हैंसांग ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, फिर इसके बाद इत्सिंग आया था, हैंसांग के बाद इत्सिंग आया था, यानी कि CBA, ऑप्शन थर्ड हमारा सही है। द मुगल रूलर्स अकॉर्डिंग टू दियर रीजन, तो उनके शासन के क्रम के आधार पर मुगल रूलर्स का बताना है। तो सबसे पहले कौन हुआ, फिर कौन हुआ, फिर कौन हुआ। तो इसका हम आपको एक ट्रिक बताएंगे। आप सभी को भाजपा तो पता ही होगा, स्पेलिंग BHAJPA, इसमें से P को आप हटा देंगे, इसको यस से विस्थापित कर देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा? भाजसा। अब सबका देखेंगे, B फॉर बाबर, H फॉर हुमायूं, A फॉर अकबर, J फॉर जहांगीर, S फॉर शाहजहां, A फॉर औरंगजेब, यानी कि यही क्रम है। इसके बाद बहादुर शाह जफर हो जाएंगे, बाकी इसके बाद अन्य जो है मुगल रूलर्स हो जाएंगे, जो कि इम्पॉर्टेंट ज़्यादा नहीं, इम्पॉर्टेंट बस इतनी है, एक अंत में बहादुर शाह जफर इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो हम देख लेंगे क्रम इसमें से अब जो दिया गया। सबसे पहले बाबर हैं B, यानी कि B सबसे पहले होगा, इसके बाद अकबर A, BA, फिर शाहजहां C, फिर D, BACD, ऑप्शन 4 हमारा सही है। प्लेस दीज ऑर्गेनाइजेशंस अकॉर्डिंग टू दियर ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, तो जो हमारे संस्थाएं थी प्रमुख, उनके इस्टेब्लिशमेंट ईयर को देखेंगे। तो हम
पहले बता देते हैं कि कौन सा कब स्थापित हुआ और किसने किया। आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 को स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय द्वारा। रामकृष्ण मिशन की 1 मई 1897 में स्वामी विवेकानंद द्वारा। प्रार्थना समाज की 31 मार्च 1867 को आत्माराम पांडुरंग द्वारा। तो अब क्रम देख लेंगे इसका। सही ऑप्शन BDAC होगा, यानी कि पहले ब्रह्म समाज, फिर प्रार्थना समाज, फिर आर्य समाज, फिर रामकृष्ण मिशन। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। यहाँ से लीगल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन शुरू होंगे। तो ऑप्शन है विल, लीज, मॉर्टगेज, एक्सचेंज। तो ऑप्शन फर्स्ट सही है हमारा, विल। द टर्म अफॉर्टिटोरी मीन्स, ये हमारा लीगल मैगजीन का क्वेश्चन है। लीगल मैगजीन बहुत अधिक मात्रा में पूछे जाती है अच्छे क्वेश्चन में। इस बार तो NTA करवाया था, लेकिन जब पहले भी NTA नहीं करवाता था तो भी लीगल मैगजीन के 8 से 10 क्वेश्चन रहते थे। इस बार भी अप्रॉक्स 7 से 8 क्वेश्चन जो है लीगल मैगजीन्स के पूछे गए थे। तो इसका सही ऑप्शन होगा फ्रॉम अ स्ट्रॉन्गर रीजन। तो लीगल मैगजीन के वीडियो है एक, उसको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, उसको आप देख लेंगे। इम्पॉर्टेंट लीगल मैगजीन्स का वीडियो है। द टर्म अल्ट्रा वायरस मीन्स, ये भी लीगल मैगजीन है। अल्ट्रा वायरस मीन्स क्या होता है, बियॉन्ड द पावर। द टर्म एक्स पोस्ट फैक्टो मीन्स, इसका होगा एक्ट डन रिट्रोस्पेक्टिवली। द टर्म कोरम नॉन ज्यूडिस मीन्स, तो इसका क्या होगा, बिफोर वन हु इज नॉट द जज। द टर्म एनिमस डिसरेंडी मीन्स होता है इंटेंशन टू डिजर्ट। द टर्म काज कॉजन्स मीन्स होता है इमीडिएट काज। ऑप्शन सेकंड सही होगा। द कस्टम प्रोहिबिटिंग वोमेन ऑफ years from entering in temple was declared unconstitutional in the case of, कौन सा केस था, इंडियन लायर्स एसोसिएशन vs स्टेट ऑफ केरल। सेकंड है केशवानंद भारती vs स्टेट ऑफ केरल। थर्ड है जस्टिस KS पुत्तस्वामी vs यूनियन ऑफ इंडिया। फोर्थ है KK वेणुगोपाल vs स्टेट ऑफ केरल। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा इसमें सही होगा, इंडियन लायर्स एसोसिएशन vs स्टेट ऑफ केरल। Question number 39. The forms of oath or affirmation is contained in which of the schedule of the Constitution of India? तो ये किस शेड्यूल में है, शेड्यूल 3 में दिया गया है फॉर्म्स ऑफ ओथ है अफर्मेशन। शेड्यूल का एक क्वेश्चन फिक्स रहता है हर बार, तो शेड्यूल 12 शेड्यूल हैं तो सभी को याद कर लेंगे। द बुक टाइटल थेफ्ट ऑफ इंडिया हैज़ बीन रिटन बाय, तो ये बुक आई थिंक 2016 में या 17 में लिखी गई थी रॉय मोगसैम के द्वारा। करेंटली हु इज़ द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, नीति आयोग का इस समय चेयरमैन कौन है जब 2021 में, तो नीति आयोग का चेयरमैन कौन होता है, नीति आयोग का चेयरमैन हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं। तो 2021 में हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है, इसको आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 42. अंडर विच लेजिस्लेशन द टेररिस्ट एक्टिविटीज़ इन इंडिया आर बीइंग प्रेजेंटली डील्ड विथ, जो भारत में टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं, आतंकवादी गतिविधियां हैं, वो किस एक्ट के अंतर्गत डील की जाती हैं। तो ऑप्शन देखेंगे, टाडा, पोटा, निया, यूआपा, UAPA। ऑप्शन 4 इसमें सही, UAPA। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967। द एक्सप्रेशन न्यूडम पैक्टम मीन्स, तो इसका मतलब होता है एग्रीमेंट्स विदाउट कंसिडरेशन। तो ऑप्शंस में देखेंगे तो ऑप्शन फर्स्ट सही इसमें, विदाउट कंसिडरेशन। अब यहाँ पर एसर्शन रीजन का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। इस बार NTA ने बहुत ज़्यादा ही मात्रा में, काफ़ी मात्रा में एसर्शन रीजन के क्वेश्चन डाले थे। सिर्फ लीगल एप्टीट्यूड से नहीं बल्कि मेंटल एबिलिटी के भी काफ़ी क्वेश्चन उसने एसर्शन रीजन के रूप में पूछे थे। तो इसमें देखेंगे हम एसर्शन रीजन के क्वेश्चन को। Given below are two statements, one is labeled as assertion A and the other is labeled as region R. Assertion A में क्या है, X with intention to cause wrongful loss to be removed ₹10 from B pocket with consent, without consent. X committed the offence of theft. X ने
कोई रॉन्गफुल लॉस ना होने के इंटेंशन से बी के पॉकेट से जो है 10 रुपये निकाल लिए, लेकिन उसके कंसेंट के बिना। एक्स कमिटेड द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट। तो सही है भाई, उसने उसका इंटेंशन जो है रॉन्गफुल लॉस करने का था और इस उद्देश्य से उसने 10 रुपये उसके पॉकेट से निकाला, तो वो थेफ्ट कमिट किया। तो असर्शन तो सही है। रीजन आर क्या है? डिसऑनेस्ट रिमूवल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम द पोसेशन अमाउंट्स टू थेफ्ट। किसी भी के पोसेशन से मूवेबल प्रॉपर्टी को डिसऑनेस्ट तरीके से हटाना जो है थेफ्ट कहलाता है। तो ये भी सही है और उसका सही व्याख्या भी दे रहा है, यानी कि ए इज करेक्ट और आर इज आल्सो करेक्ट और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऑप्शन हमारा कौन सा? फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही होगा। ये भी असर्शन रीजन क्वेश्चन है। असर्शन है वाइल बी वाज इन डीप स्लीप, A having a revolver in his hand and pointing it towards B removed valuables from B's body. A has committed the offense of extortion. B जो है वो गहरी नींद में था और A जो है वो रिवॉल्वर लेकर के उसकी तरफ दिखा करके उसके सारे वैल्यूएबल्स जो गहने थे उसको ले लेता है, उसके शरीर से निकाल लेता है। A has committed the offense of extortion। तो A ने जो है एक्सटॉर्शन कमिट किया। रीजन है पुटिंग अ पर्सन इन फियर ऑफ इंजरी एंड देयर बाय डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग द पर्सन पुट इन फियर ऑफ डिलीवर द वैल्यूएबल कमिट्स द ऑफेंस ऑफ एक्सटॉर्शन। रीजन तो सही है, लेकिन असर्शन देखेंगे यहाँ पर वो जो बी था वो गहरी नींद में था, यानी कि उसे कोई जो है उसे डिसऑनेस्टली फियर में इंजरी के डाल करके नहीं लिया गया है, वो क्योंकि गहरी नींद में था। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा हो गया ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। तो इसमें ऑप्शन थर्ड और फोर्थ ऑप्शन सेम दिया था, इसलिए ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, सर्सन ए है। ए ओपनड अ कोचिंग सेंटर फॉर मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th. He was having good earning from the center. After some time, B also opened a coaching center just in front of his center and started giving tuition to mathematics students of class 12th at a cheaper fee. The earning of A reduced considerably. B will not be held liable for loss to A. तो रीजन आर है B did not cause legal injury to A by opening his center. तो यहाँ पर देखेंगे कि ए तो सही है, क्योंकि वो बी जो है वो लायबल नहीं होगा, क्योंकि उसने कोई लीगल इंजरी जो है ए को काज नहीं की है और इसलिए वो लायबल नहीं होगा। तो दोनों सही है, इस करेक्ट आंसर जो बोथ है एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगला है असर्शन है A stores huge quantity of water on his fields or irrigation due to leakage. Water spread in adjoining area and caused damage to property of B kept there. A will not be liable. Reason है whoever makes an unnatural use of land and the thing kept escapes without any fault of the person who kept it, such person can be held liable. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा A is not correct but R is correct। यहाँ पर ए लायबल होगा, लेकिन दिया गया है ए विल नॉट बी लायबल असर्शन में। अगला असर्शन है वन डार्क नाइट ए मेकिंग एन अनयूजुअल साउंड जम्प्ड ऑल ऑफ सडन इन फ्रंट ऑफ अ गर्ल बी एंड ड्यू टू विच बी बिकेम अनकॉन्शियस फॉर 10 minutes एंड बिकेम नॉर्मल आफ्टरवर्ड्स ए विल नॉट बी लायबल। रीजन इज voluntarily causing infirmity amounts to hurt and it is an offense under the Indian Penal Code. तो A is correct, A is not correct but R is correct। ए वहाँ पर लायबल होगा, लेकिन दिया गया है ए विल नॉट बी लायबल, इसलिए वो गलत है, लेकिन आर जो है हमारा वो सही है। असर्शन है ए वाज हैविंग पेन इन हिज इंटेस्टाइन, he consulted a surgeon B who advised for surgery. A agreed for intestinal surgery. During surgery B also removed one of the kidneys and sold in the market. B will be liable. जरूर लायबल होगा, क्योंकि उसने उसकी किडनी को बिना उसके परमिशन के निकाल करके मार्केट में सोल्ड कर, और ये इलीगल एक्ट भी है, इसलिए भी लायबल होगा। रीजन है एन एक्ट डन विद द कंसेंट डज नॉट क्रिएट लायबिलिटी एंड देयरफॉर द सर्जन शैल नॉट बी लायबल। इसमें बोल रहा है कि सर्जन नहीं लायबल होगा, लेकिन सर्जन लायबल होगा, इसलिए रीजन गलत है, इसलिए ए इज करेक्ट एंड आर इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन थर्ड सही है। A gave an advertisement to sell his buildings for rupees 10 lakh. B comes to A and shows his willingness to purchase the building on the proposal amount of rupees 10 lakh.
A refuses to sell to B is not bound to sell the property to B region or रीजन देखेंगे. A did not make an offer, rather it was an invitation to make an offer. Thus A is not legally bound to sell the building to B. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट. बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. क्वेश्चन नंबर 51 है द थर्ड इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इज प्रपोज टू बी एस्टेब्लिश्ड इन. ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है और ये प्रपोज किया गया है आसाम में बनने के लिए. ठक्कर एंड नटराजन जे कमीशन ऑफ इंक्वायरी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड टू इंक्वायरी इनटू फेयरफैक्स डील. गंगा ग्राम योजना वाज लॉन्च्ड टू. फर्स्ट ऑप्शन सही होगा डेवलप विलेजेस ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा. ये गंगा ग्राम योजना जो मिशन लॉन्च किया गया था इसके द्वारा जो गंगा नदी के किनारे गांव बसे हुए हैं उनको डेवलप करने से था. द मेजर रीजन फॉर विंटर पॉल्यूशन इन दिल्ली एंड सराउंडिंग एरियाज. ठंडियों के मौसम में जो दिल्ली में पॉल्यूशन होता है उसका कारण क्या है? वो स्टबल बर्निंग है, जो वहाँ पर पुआलियाँ जलाई जाती हैं उससे के कारण वहाँ पर काफ़ी प्रदूषण होता है. इस बार भी काफ़ी प्रदूषण हो गया था दिल्ली में और कई दिनों तक वहाँ पर लॉकडाउन लगा था पॉल्यूशन के कारण. द मोस्ट क्लीन विलेज ऑफ द वर्ल्ड इज. विश्व का सबसे साफ गांव कौन सा है? तो ये इंडोनेशिया के बाली में स्थित पेंगलीबुरन गांव है और ये विश्व का सबसे स्वच्छ गांव. अगर बात करें भारत का सबसे स्वच्छ गांव तो वो मैलेनोंग है जो मेघालय में है, इंडिया. प्रोजेक्ट धूप वाज लॉन्च टू मेक पीपल अवेयर ऑफ. आप नाम से ही जान लेंगे प्रोजेक्ट धूप है ये. प्रोजेक्ट धूप से हमें क्या मिलता है? विटामिन डी मिलता है. हालांकि धूप तो नहीं देती लेकिन जब हम धूप में जाते हैं तो धूप जो हमारी जब किरणें हमारे उसमें बॉडी पड़ती हैं स्किन पर तो वो विटामिन डी को क्रिएट करते हैं. तो ये विटामिन डी के डिफिशियंसी को अवेयर करने के लिए चलाया गया था. नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी इन इंडिया वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन ईयर. तो ये नेशनल कमीशन जो है सफाई कर्मचारियों के लिए कब बनाया गया था? 1994 में बनाया गया था. द नेम ऑफ चेनानी नासरी टनल इज. चेनानी नासरी टनल का नाम अभी हाल ही में बदल दिया गया था. ये भी करंट अफेयर क्वेश्चन है. तो उसका नाम किसके नाम पर रखा गया था? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल. ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा. एब्रीविएशन FIPB स्टैंड फॉर. FIPB का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा यहाँ पर? फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड. इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है ये, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड. क्वेश्चन 60 है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज नॉट देयर इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. फर्स्ट ऑप्शन है सोशलिस्ट, ये है. सेकुलर, ये भी है. फेडरल, ये नहीं है. रिपब्लिक है, यानी कि ऑप्शन थर्ड हमारा सही होगा इसमें. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वेस्ट्स द पावर टू फॉर्म अ न्यू स्टेट इन द. भारत का जो संविधान है वो नया राज्य बनाने की शक्ति किसे देता है? पार्लियामेंट को या स्टेट लेजिस्लेचर को या प्रेसिडेंट को या गवर्नर को? तो ये शक्ति सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को देता है. ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट होगा. क्वेश्चन नंबर 62 है द शेड्यूल फर्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स द लिस्ट ऑफ. देखिए शेड्यूल का एक और क्वेश्चन आ गया. हम शेड्यूल की बात कर रहे थे. शेड्यूल का दूसरा क्वेश्चन ये पूछा था शेड्यूल फर्स्ट में क्या दिया गया है. तो इसमें दिया गया है स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के बारे में भारत के. तो ऑप्शन फोर्थ इसमें सही, द स्टेट्स कंप्राइजिंग यूनियन ऑफ इंडिया. क्वेश्चन 63 है विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी कैन रेगुलेट द राइट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप. तो यह भी पार्लियामेंट को ही दी गई है अथॉरिटी, यूनियन पार्लियामेंट को. विच वन इज नॉट इंक्लूडेड विद इन द मीनिंग ऑफ वर्ड लॉ अंडर आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 13 के अंतर्गत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 13 के अंतर्गत जो वर्ड लॉ को डिफाइन करता है उसके अंतर्गत उसमें ऑर्डिनेंस, रूल और जुडिशियल डिसीजन तो नहीं शामिल, कस्टम शामिल. तो ऑप्शन थर्ड इसमें सही होगा, जुडिशियल डिसीजन इसके अंतर्गत नहीं आता है. आंसर क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे बाय विच अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द प्रोविजंस रिलेटिंग टू द पंचायत वर इंसर्टेड. तो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसको याद रखे रहेंगे आप लोग, जुड़वा बनने का ही आती हैं. 73rd से जो है पंचायत को और 74th से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को इंसर्ट किया गया था.
तो इसमें 73rd से होगा क्योंकि पंचायत के बारे में पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 66 है द डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक फीचर वाज प्रोपोनेड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ। तो ये इंपॉर्टेंट केस है, बहुत इंपॉर्टेंट केस, इसके लिए हम एक अलग से वीडियो लाएंगे। इससे क्वेश्चन लगभग एग्जाम्स में पूछा जाता है, हर BLLB के काफ़ी एग्जाम्स में पूछा गया हमने देखा है। तो ये केस है केशवानंद भारती vs स्टेट ऑफ केरल। तो ऑप्शन 3rd और 4th दोनों प्रोवाइड किया गया था, इसलिए जो जिन लोगों ने लगाया था 3rd या 4th दोनों सही था। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे, 67 क्वेश्चन नंबर द प्रोविजन फॉर क्रिएशन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस वाज मेड बाय विच अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हाल ही में ये अमेंडमेंट हुआ था 102nd अमेंडमेंट, और इसके द्वारा इसको लाया गया था। अभी तक टोटल 105 अमेंडमेंट हो चुके हैं। द लैंग्वेज विच इज़ मोस्ट रिसेंट इन शेड्यूल 8th ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो शेड्यूल 8th में जो सबसे रिसेंट लैंग्वेज, लास्ट में 3 लैंग्वेज जोड़े गए थे, बोडो, डोगरी और संथाली। तो ये संथाली लास्ट में जोड़ा गया था, ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 69 व्हेन द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया इज थ्रेटेंड द नेशनल इमरजेंसी कैन बी प्रोक्लेम्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स। जब भी इंडिया की सिक्योरिटी को कोई खतरा होता है तो नेशनल इमरजेंसी को लगा दिया जाता है। तो वो किस ग्राउंड पर, किस आधार पर लगाया जाता है। तो अभी तो फिलहाल वार और एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन के आधार पर लगाया जाता था। पहले आर्म्ड रिबेलियन के आधार के स्थान पर था इंटरनल डिस्टर्बेंस, जिसका दुरुपयोग किया गया था 1975 के टाइम में, और इसीलिए इसको जो है रिमूव कर दिया गया था और इसको आर्म रिबेलियन से प्रतिस्थापित कर दिया गया था। तो वार, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म रिबेलियन के आधार पर होता है। तो A, B और C किस में है, ऑप्शन 3rd है। क्वेश्चन 70 है द एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉ विथ रिस्पेक्ट टू एनी मैटर इन्यूमरेटेड इन लिस्ट फर्स्ट ऑफ द 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लाइज विद द। तो ये हमारी यूनियन पार्लियामेंट को शक्ति दी गई है कि वो लिस्ट 1 में 7th शेड्यूल के कोई भी लॉ बना सकता है। इस पार्ट में GK, GS, लीगल एप्टीट्यूड, लीगल रीजनिंग के क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, करंट अफेयर के भी, और